हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूँ प्री और आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल सेल्फ बिलीव प्री पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं सामान्य अध्ययन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ पेट एग्ज़ाम के लिए लेकर के पर डे एक पार्ट अपलोड करूँगी। ऑलरेडी 2 पार्ट मैं इसका अपलोड कर चुकी हूँ और आज ये तीसरा पार्ट है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। सो इस पार्ट को देखना बिल्कुल ना भूलें। पहले 2 पार्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें आज ऐड किए हुए हैं आप सभी दोस्तों के लिए। आप सभी दोस्तों को इस क्वेश्चन से हेल्प अवश्य होगी और आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, समय को नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस पार्ट 3 सीरीज़ को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधियाँ। तो इसमें क्या है, पहले एक तरफ उपाधि दी हुई है और उसके पश्चात वो व्यक्ति है जिसके बारे में ये बताया जाएगा, उसका ये नाम है। तो पहला है गुलामों का गुलाम। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था दोस्तों। फिर भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य, ये हेमू के लिए था। हेमू को भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता था। उसके पश्चात दोस्तों आगे है पेलिगार। पेलिगार कौन थे? पोलिगार एक क्षेत्रीय प्रशासकीय व सैन्य नियंत्रक था जो कि दक्षिण भारत में फेमस था। पोलिगार क्षेत्रीय प्रशासकीय व सैन्य नियंत्रक दक्षिण भारत में ये फेमस था। नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश खान। इंग्लिश खान की उपाधि, अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला कि इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी गई थी, तो वो विलियम हॉकिंस को दी गई थी। उसके पश्चात दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को किसके द्वारा दी गई थी, तो वो जहांगीर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है साहिबात उस ज़मानी। साहिबात उस ज़मानी जो है जहां आरा का नाम था और उनको ये नाम या ये उपाधि औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। उसके पश्चात नेक्स्ट है महबूबे इलाही। तो महबूबे इलाही के नाम से शेख निज़ामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। फिर उसके बाद है गंगैकोंड चोल। इनको जो उपाधि थी ये राजेंद्र प्रथम की उपाधि थी, गंगैकोंड चोल। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये एक अधिनियम है और उस अधिनियम के द्वारा क्या क्या हुआ था इसके बारे में उसकी जानकारी दी गई है। चलिए इसमें भी मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहले है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था, सबसे पहले भारत में जब बंगाल देश है, बंगाल का सबसे पहले गवर्नर बनाया जाता था, जिसको कि उस समय जब बनाया गया था तब वो लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया था। 1765 में लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन करके आया था भारत। उसके पश्चात 1773 में क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये किस एक्ट के तहत हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का जो था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और दोस्तों उसी समय कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो जब आपसे अगर पूछता है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो आप बताएंगे 1774 में। नेक्स्ट अधिनियम है दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813। तो 1813 के द्वारा क्या किया गया, तो 1813 के द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। और ये वित्त कितना था? ये वित्त था 1 लाख रुपए का। 1800 चार्टर के अधिनियम के द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया। और इसमें एक प्रावधान और किया गया कि कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। यानी कि कंपनी के ने जो भारत के साथ व्यापार करता था उस समय पहले, तो ये एकाधिकार था और उसको 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है चार्टर अधिनियम 1853। तो इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा भारत में पहली बार क्रियाशील विधान परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट है 1892 का अधिनियम। तो 1892 के अधिनियम में क्या हुआ, सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है दोस्तों 1909 का भारत शासन अधिनियम। तो इसको मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये मार्लियामेंटो सुधार के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि 1909 में जो गवर्नर थे उनका नाम था मार्ले और मिंटो। तो इन दोनों ने मिलकर के ये भारत शासन अधिनियम जो है इन्हीं के टाइम पास हुआ था। इस वजह से इसको मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों 1919 का भारत शासन अधिनियम।
तो ये था भारत शासन अधिनियम जो है, ये मार्लेमेंटो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नाम के सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 1919 में जो गवर्नर थे वो थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो 1919 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या है, तो इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध प्रणाली आरंभ की गई तथा प्रांतीय विषय 2 वर्गों में बांट दिए गए, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये है सूची 1 सूची 2 से मिलान के लिए आता है। इसमें तो सब कुछ सामने सामने सही दिया हुआ है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर सब कुछ ऊपर नीचे कर दिया जाएगा और आपको मैच मेकिंग करके कूट के द्वारा आपको आंसर देना रहेगा। मैं यहाँ पर एक क्विक रिवीजन करा दूँगी जो आपके दिमाग में एक सरसरी निगाह में आप लोग इसको देख लीजिए। सहायक आहार किसे कहते हैं, तो वो है विटामिन। स्वप्नों को याद रखने वाला जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन B6। रक्ताल्पता के लिए किस एसिड की कमी होती है जिसकी वजह से रक्ताल्पता हो जाता है दोस्तों, तो वो है फोलिक एसिड। नेक्स्ट है मानव के बाल और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है, वो है केराटिन प्रोटीन। इसके पश्चात इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है, तो वो है पेप्टाइड हार्मोन। साइटोकाइनिन क्या है, एक पादप हार्मोन। एबिसिसिक एसिड क्या है, सूखा सहिष्णुता हार्मोन। पीत ज्वर, डेंगू ज्वर या चिकनगुनिया, पीत ज्वर, डेंगू ज्वर या चिकनगुनिया के वाहक मच्छर का नाम है एडीज एल्बोपिक्टस या टाइगर मच्छर। उसके पश्चात नेक्स्ट है जापानी इंसेफ्लाइटिस का वाहक कौन सा मच्छर होता है, तो वो होता है क्यूलेक्स मच्छर। उसके पश्चात आता है एनाडेमिक। तो भैया एनाडेमिक क्या चीज़ है, तो एनाडेमिक के बारे में पढ़ लेते हैं। एनाडेमिक है किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान कोई रोग, यानी किसी विशेष क्षेत्र में या किसी जनसंख्या के ऐसे क्षेत्र में स्थायी रूप से विद्यमान जब कोई रोग हो जाता है तो उसे कहते हैं एनाडेमिक। उसके पश्चात नेक्स्ट है एपिडेमिक। अब भैया आदमी सोच रहा है कि अब एपिडेमिक क्या चीज़, अभी तक तो एनाडेमिक पढ़े थे, अब एपिडेमिक भी आ गया, तो चलिए एपिडेमिक को भी क्लियर कर देते हैं। तो एपिडेमिक क्या है, कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में कम समय में जब तेज़ी से फैलता है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। अब चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पेंडेमिक। चलिए अब अभी तक तो ये 2 चीज़ पढ़ा हम लोगों ने कि पहला एंडेमिक फिर एपिडेमिक, अब ये पेंडेमिक आ गया। तो पेंडेमिक क्या है, तो पेंडेमिक एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोग का विस्तार संपूर्ण विश्व में होता है। एपिडेमिक स्थिति का संपूर्ण विस्तार जब विश्व में होने लगता है तो उसको पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में इस समय कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 को पेंडेमिक के अंतर्गत रखा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये है जापानी इंसेफ्लाइटिस। इसका कारक क्या कौन होता है, इसमें पूछ लेगा कि जीवाणु होता है, विषाणु होता है या फिर कोई और 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको भूलना नहीं, आपको लगाना जापानी इंसेफ्लाइटिस का जो कारक होता है वो एक विषाणु होता है। उसके पश्चात ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ये क्या होता है, ये तंबाकू युक्त गुटखा खाने से ये रोग हो जाता है जो कि मुंह का रोग होता है। उसके पश्चात आते हैं रतौंधी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट आते हैं चेचक। चेचक का जो वायरस होता है उसका नाम होता है पॉक्स वायरस। उसके पश्चात टाइफाइड तथा कॉलरा किस प्रकार का रोग है, तो ये है जलजन्य रोग, यानी टाइफाइड और कॉलरा दूषित जल के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट है प्राचीन भारत के लेखक, कवि और उनके आश्रयदाता। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि ये जो कवि हैं या लेखक हैं, जो विद्वान हैं, ये किस राजा के राज दरबार में रहते थे या किसके आश्रय में ये रहते थे, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए पहला है हेमचंद। तो हेमचंद कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। फिर है बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष के दरबार में रहते थे। अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। फिर कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे दोस्तों। फिर है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और उसके बाद चाणक्य हैं। चाणक्य रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और जयदेव रहते थे लक्ष्मण सेन के राज दरबार में। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ परीक्षा उपयोगी कथन हैं, जो तथ्य हैं ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेट एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड्स। तो इसको मैं चलिए रिवाइज कर देती हूँ। भारतीय संसद का गठन किसको मिलाकर हुआ है, तो भारतीय संसद का गठन 3 चीज़ों को मिलाकर हुआ, जिसमें पहला राष्ट्रपति है
और दूसरा दोनों सदन है, यानी लोकसभा और राज्यसभा। उसके पश्चात भारतीय संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो वह अनुच्छेद 79। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है। तो ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ है? तो ये 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया है। यानी केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इसका उल्लेख 51वें संशोधन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो वो 1862 में हुई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की गई किस केस में? तो उस केस का नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यानी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि भारतीय संविधान के मूल संरचना की व्याख्या किस केस के अंतर्गत की गई? तो भी आप केशवानंद बनाम भारती बनाम केरल राज्य को ही लिखेंगे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिस अनुच्छेद के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, वो अनुच्छेद है 324 का 5वां सेक्शन। और दोस्तों कभी कोई क्वेश्चन ये भी पूछता है कि निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वहाँ पर भी आप 324 ही लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच की स्थापना कब हुई? तो 1866 में हुई। नेक्स्ट आते हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर A.K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तर, D.P. खेतान जिस समिति के सदस्य थे वो उस समिति का नाम क्या था? समिति का नाम था संविधान प्रारूप समिति, जिसके कि अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। संविधान प्रारूप समिति या प्रारूप समिति कुछ भी आता है तो इसका अध्यक्ष आप भीमराव अम्बेडकर को ही लगाएंगे। और इस समिति में कुल 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। तो अगर पूछता है कि प्रारूप संविधान समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य थे, तो आप बताएंगे 7। और अगर पूछता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो आप बताएंगे 6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यातव्य है कि बाद में B.L. मित्रा की जगह N. माधवराव तथा D.P. खेतान की जगह T.T. कृष्णामाचारी को नियुक्त किया गया था। ये बाद में कुछ बदलाव हो गए थे प्रारूप समिति में, जिसमें 2 सदस्यों ने एक सदस्य की तो मृत्यु हो गई थी और एक सदस्य ने खुद ही अपना त्यागपत्र दे दिया था, तो उनकी जगह 2 नए लोगों की नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो इसमें कभी कभी 2 क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान दिवस किस दिन होता है, तो आप लिखेंगे 26 नवंबर। और जब पूछा जाता है भारतीय संविधान द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो आप लिखेंगे 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 22 सदस्यों जिसमें से 15 लोकसभा से व 7 राज्यसभा से वाली लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। उसके पश्चात दोस्तों नेक्स्ट हैं, कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं जिनका किससे संबंध है, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन में वृद्धि से है। और क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछता है कि हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा किसको लाभ पहुंचा था, कौन सी फसल को? तो वो फसल था गेहूँ। नेक्स्ट है दोस्तों श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से। नेक्स्ट है दोस्तों काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा या पोल्ट्री उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, और लाल क्रांति आपका मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। लाल क्रांति क्योंकि मांस भी थोड़ा हल्के लाल रंग का होता है और टमाटर भी लाल रंग का होता है, सो लाल क्रांति का संबंध मांस या टमाटर उत्पादन से है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों घास के मैदान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक तरफ तो घास के मैदान पे का नाम दे देगा और दूसरी तरफ है उनके मादे, कभी कभी 3-4 देकर उनको मैच मेकिंग करने को भी दे देता है और कभी कभी किसी एक का पूछ लेता है। तो चलिए आपको इसके बारे में भी रिवाइज कराते हैं। पहला है लानोस। तो लानोस घास का मैदान कहाँ है? ये है दक्षिण अमेरिका में। उसके पश्चात है प्रेयरीज। प्रेयरीज पड़ेगा उत्तरी अमेरिका में। फिर है वेल्ड। वेल्ड पड़ेगा अफ्रीका में। फिर है सवाना। सवाना पड़ेगा पूर्वी
अफ्रीका में। उसके पश्चात सेल्वास, सेल्वास पड़ेगा दक्षिण अमेरिका में। पंपाज, पंपाज है अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राज़ील। हालांकि उरुग्वे और ब्राज़ील ये पेट के एग्ज़ाम में नहीं आएगा इस टाइप का। उसमें अगर पूछता है कि पंपाज घास का मैदान कहाँ है तो केवल अर्जेंटीना का ही नाम देगा। आप लोग उसी को टिक कर दीजिएगा। उसके पश्चात आते हैं स्टेपीज़। तो स्टेपीज़ है यूरेशिया में। यूरेशिया क्यों इसको नाम दिया गया? क्योंकि ये यूरोप और एशिया को मिलाकर बना है, इस वजह से इसको यूरेशिया नाम दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही था दोस्तों। बहुत बड़ा टॉपिक मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि बड़ा टॉपिक कवर करने का मतलब है कि आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको तुरंत जल्दी आपके माइंड में रिमाइंड हो जाए। इस वजह से मैंने इस एग्ज़ाम की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। आपके पास केवल अब 3 दिन ही बचा हुआ है दोस्तों। सो इस 3 दिन में जितना अधिक से अधिक कवर हो जाए उतना अच्छा है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाए जो आने की संभावना है आपके सामान्य अध्ययन के पेपर के अंतर्गत। तो सामान्य अध्ययन की क्वेश्चन सीरीज़ है जो ज़्यादा टाइम नहीं है, इस वजह से मैं इसको आप सभी लोगों के लिए 5 पार्ट में ले आने की पूरी कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। और कल का, आज ये पार्ट 3 था, ऑलरेडी मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, और इसके बाद 2 पार्ट और अपलोड करूँगी जिसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर टच करिएगा, अदरवाइज़ आपको ये वीडियो समय से नहीं मिल पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ संध्या।